यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, पिछले शनिवार को भारत में भी वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ हो गया। मीडिया में और सरकार के द्वारा ऐसा प्रचारित किया जा रहा है कि जैसे भारत के 140 करोड़ लोग सभी इस टीके की बड़ी प्रतीक्षा कर रहे थे और इस प्रकार से दर्शाया जा रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा कार्य शुरू हो गया हो। लेकिन वस्तुतः मेरी दृष्टि में परसों से भारत का एक दुर्भाग्य उदय हुआ है, जहां सत्यमेव जयते, जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में ये नारा है, ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते, और हमारा देश अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म इस आदर्श वाक्य को लेकर के करोड़ों वर्षों से चला आ रहा है। वे दोनों नारे आज देश में समाप्त हो गए। झूठ का प्रचार, हिंसा का प्रचार और प्रचारी हिंसा का स्वीकार, भय के कारण या मूर्खता के कारण। मैंने इस विषय में पहले कुछ वीडियो बनाई थी, तो कुछ श्रोताओं का आग्रह था कि मैं ये भी बताऊं कि हमें क्या करना चाहिए। तो आज इस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि जो सरकार का काम है वो कर रही है, जैसा उसको जचता है वो हमारे रोकने से रुकने वाले नहीं, ऐसा लगता है। क्योंकि 1000 वर्ष गुलाम रहते रहते हम सब भारतीयों में गुलामी करने की आदत पड़ गई है, राजा से लेकर के प्रजा तक। तो हम जो कर सकते हैं वे क्या करें? स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले किस बात की आवश्यकता होती है, इस पर विचार करना चाहिए। हमारा शरीर भोजन से बनता है, हमारा शरीर वायु हवा से बनता है, श्वास लेने से जीवित रहते हैं। हमारे शरीर जल से बनता है, जल हमारे शरीर में 70% होता है। हमारा शरीर आकाश तत्व से भी बनता है, मनस तत्व से भी बनता है। तो भोजन के प्रकरण में ये विचार करेंगे कि भोजन कहां से आता है। भोजन कृषि से आता है। मैंने पहले भी चर्चा की थी कि हमारी कृषि जो अमृत रूप अन्न दिया करती थी, फल दिया करती थी, शाक दिया करती थी, वह आज विष दे रही है। क्योंकि अन्न बोते हैं तब भी विष डालते हैं, अन्न जब उग जाता है तब भी विष डालते हैं, फिर थोड़े दिन बाद और विष डालते हैं। जब पकने लगता है, कोई कीड़े लगते हैं तो फिर उनको मारने के लिए विष डालते हैं। और जब फसल को गोदाम में बंद सुरक्षित रखा जाता है तब उसमें विष डालते हैं। अर्थात हम विष खा रहे हैं। इस विष के कारण, रासायनिक खाद के कारण, कीटनाशक दवाइयों के कारण, और जो भोजन में प्रजनन, जो बंद भोजन हम प्रयोग करते हैं, बंद भोजन का प्रचलन बहुत चल रहा है। क्योंकि हम किसी दूसरे को देख के जी रहे हैं।
हमारा देश मदारी का बंदर हो गया है, मदारी नचा रहा है, हम बंदर नाच रहे। डिब्बा बंद ठंडा भोजन, उसमें भी विष मिला हुआ, और बीज बोते हैं तो वह विष होता ही है, लेकिन बीज को जेनेटिक मॉडिफाइड किया हुआ वह भी आने लगा। अनुसंधान बताते हैं कि हम भोजन करते अवश्य, लेकिन उसकी पोषकता घट रही है, उसका स्वाद घट रहा है, फिर स्वाद के लिए नाना मसाले डाले जाते हैं। हम सेब खाते हैं तो सोच रहे हैं एक हम उत्तम कोटि का फास्फोरस का लेवल ले रहे हैं, हम आयरन ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, लेकिन उसकी पोषकता कम है। अन्न की पोषकता कम है, दालों की पोषकता कम है, सब्जियों की पोषकता कम है। ये कम कैसे हुई? आधुनिक अंधे विज्ञान ने की, उन कृषि वैज्ञानिकों ने की जिनको पोषकता से कोई लेना देना नहीं, अथवा उन षड्यंत्रकारी उद्योगपतियों ने की जो अपने खाद बीज और केमिकल बेच करके पैसा कमाना चाहते थे, या चाहते हैं, या पैसा कमाते हैं। पूंजीपतियों और विज्ञान से जुड़े हुए लोगों, वैज्ञानिकों, फंडामेंटल साइंस अलग बात है, एप्लाइड साइंस, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो और कुछ हो, उन सबकी मिली भगत से और फिर राजनेताओं की मिली भगत से सारी दुनिया में विष बोया जा रहा है, विष खिलाया जा रहा है, और इसलिए खिलाया जा रहा है कि बीमार हों। फिर दवा कंपनियां भी मिली हैं, फिर दवाइयां बिकेंगी, वैक्सीन बिकेंगी। कोई मरता है तो क्या उनको क्या दिक्कत है? उनको कोई कठिनाई नहीं है। वो अकूत धन चाहते हैं, संपूर्ण धरती पर शासन करना चाहते हैं। तो जीएमबी, जेनेटिक मॉडिफाइड बीज, उसका क्या दुष्परिणाम है हमने बताया था एक वीडियो में कि क्या बदलने दोगे अपना डीएनए, ये आप देख सकते हैं। तो इसलिए इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? किसान भाइयों को अपने बीज सुरक्षित करने होंगे। बीज की दुकानों से बीज न लाएं, नहीं तो आपके लिए भविष्य में बहुत महंगा पड़ेगा। आपको लोभ होता है कि अधिक अन्न हो जाएगा, अधिक फल आएंगे, कुछ दिन आएंगे, लेकिन आपको और आपकी पीढ़ियों को और आपकी भूमि को नष्ट कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। इसलिए अपने देशी बीजों को सुरक्षित रखें और किसी भी कंपनी से समझौते न करें, स्वतंत्रता से अपनी खेती करें। पहली बात कि जीएम बीज का प्रयोग बिल्कुल न करें, संकर बीजों से बचें, अपनी देशी अनाज, देशी बीज का प्रयोग करें, भले ही पैदावार कम हो। और पैदावार बढ़ाने के लिए क्या करना वो बताऊंगा। दूसरी बात, किसान दुखी क्यों होता है? किसान को लगता है कि जीरा महंगा बिक रहा है तो उसका जीरा ही बो देगा तो सस्ता हो जाएगा। जीरा बेच करके उसको गेहूं खरीदना पड़ेगा, उसको चावल खरीदना पड़ेगा, उसको दाल खरीदनी पड़ेगी, उसको सब्जी खरीदनी पड़ेगी, ये सब खरीदना पड़ेगा। जीरा बोएगा तो चारा भी खरीदना पड़ेगा, तो वो आत्मनिर्भर कभी नहीं रह सकता। किसान आत्मनिर्भर अगर हो जाए तो संपूर्ण शासन व्यवस्था, सभी उद्योगपति किसान के पीछे पीछे आएंगे, तभी किसान राजाओं का राजा होगा। जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा था कि किसान राजाओं का राजा। राजाओं का राजा जब होगा जो वह आत्मनिर्भर होगा। आत्मनिर्भर कैसे होगा? उसे अपने खाने के लिए अन्न भी उगाना है, उसे अपने खाने के लिए सब्जियां भी उगानी है, उसे अपने खाने के लिए फल भी उगाने हैं, अगर भूमि पानी अच्छा है तो उसे खाने के लिए दालें भी उगानी है,
उसे कपड़े के लिए कपास भी उगानी है, उसे मसाले भी उगाने हैं, और ये उगाने हैं इन रासायनिक खादों से नहीं, जीवामृत। इसके लिए नीचे नंबर दिए गए हैं, श्री राकेश उपाध्याय इंदौर, इनसे संपर्क कर सकते हैं कि किस प्रकार से वैदिक खेती की जाती है। इनके यहां 200 एकड़ भूमि में गन्ना बोते हैं और एक गन्ना 5 किलो तक का भी देखा गया उनके यहां। आप कितना भी रासायनिक खाद डाल लीजिए, कोई इतना बड़ा गन्ना, इतना भारी गन्ना नहीं ले सकता, और उस गन्ने के रस में वो स्वाद भी और पौष्टिकता भी नहीं आ सकती। इसलिए कृषि संबंधी जानकारी मैं तो संक्षेप में दे रहा हूं, राकेश उपाध्याय जी से ले सकते हैं, जिनके नंबर नीचे दिए जा रहे हैं। तो उसी पद्धति, और बहुत सस्ता खाद, ताजा गोबर, थोड़ा गुड़ पानी में घोल के डालना, वो बताएंगे। कीड़े लगेंगे ही नहीं, और कीड़े लग भी जाए तो कीटनाशक दवाइयां भी उनसे पूछ लेना कि गोमूत्र से कैसे कीटनाशक बनाया जा सकता है, बनाते हैं। गोबर डालेंगे तो पोषकता बढ़ेगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और रासायनिक खाद डालेंगे पोषकता घटेगी, आप बीमार होंगे, चारा खाने वाले पशु बीमार होंगे। और दूसरी बात, उसमें कीड़े कम लगेंगे, रासायनिक खाद वाले में कीड़े ज्यादा लगेंगे। और अगली बात, रासायनिक खाद जहां बनता है जिन फैक्ट्रियों में, उससे जो जल और वायु का प्रदूषण होता है, वो गोबर की खाद डालने से वो प्रदूषण बंद हो जाएगा। तो अब वायु प्रदूषण को दूर करने में भी सहयोग करेंगे। तो जो बीज कंपनियां बेच रही हैं, 1-1 किलो बाजरा 400-400, 500-500 रुपए किलो का, वो यहां से भाग जाएंगी। खाद की कंपनियां भी भारत से अपने बोरिया बिस्तर लेके चली जाएंगी, आपको कोई आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। आप अपना बीज बचा लीजिए, आप प्रतिज्ञा कर लीजिए, और यह प्रतिज्ञा कीजिए कि मैं हर चीज जो भी मेरी भूमि पर हो सकती है वे बोने की कोशिश करूंगा, जो भी मेरे परिवार को आवश्यकता है। ऐसा होने से क्या होगा, आपको पैसे की लेन देन की जरूरत बहुत कम रहेगी। सब खाद खरीदना नहीं, बीज खरीदना नहीं, सब्जी खरीदना नहीं, फल खरीदना नहीं, मसाले खरीदना नहीं, और कपड़े के लिए कपास भी नहीं खरीदनी। तो कितना पैसा बचेगा। दूसरी बात, कीटनाशक दवाइयां जो कंपनियां बनाती हैं, वहां कितना वायु और जल का प्रदूषण होता है, वो प्रदूषण नहीं होगा। कीटनाशक दवाइयां से जो हम जहर खाते हैं वो हम नहीं खाएंगे। अगली बात, हम अपने भोजन को जो पैक भोजन करते हैं, जिसमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं, उससे बचें। ताजा भोजन करने का ही प्रयास करें। ठंडा भोजन, पैक भोजन, बासा भोजन न करें। इतना करने से भी आपके स्वास्थ्य में बहुत अंतर आ सकता है। अच्छा, अगर मान लीजिए ये प्रश्न उठे कि कोई खेती ऐसी होती है कि वहां फल नहीं हो सकते, सब्जियां नहीं हो सकती, केवल अनाज हो सकता है, तो उसमें आप ऐसा करें कि एक गांव में सभी किसान इस प्रकार से समझौता करेंगे, एक गेहूं बोएगा तो दूसरा चावल बोएगा, तो तीसरा मसाले बोएगा, चौथा सब्जी बोएगा, आपस में लेन देन करें, रुपए का लेन देन खत्म, बैंकों पर निर्भरता बहुत कम, ये नोटों, कागज के नोटों पर निर्भरता बहुत कम। तो आपको किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी, आपको किसी से कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, और आप सुखी रहेंगे। अगली बात, ट्रैक्टर की बजाय आप बैलों से खेती करने का प्रयास करें। वैसे ही कृषि योग्य भूमि कम रह गई, बैलों से, ट्रैक्टर से खेती करने से क्या होगा। एक बार जोधपुर में रक्षा प्रयोगशाला डिफेंस लेबोरेटरी है, उसमें सेमिनार हुआ था कृषि पर ही।
तो एक वैज्ञानिक ने कहा कि ट्रैक्टर से खेती करने से भूमि के मिट्टी के बंधन शिथिल हो जाते हैं और रेगिस्तान बढ़ता है। इसलिए अगर अपनी भूमि को उपजाऊ बनाए रखना चाहते हो तो बैलों से कृषि करना सीखें। अब सोचेंगे कि बैल के पीछे कौन चलेगा? जिसको स्वस्थ रहना है वो शरीर से परिश्रम करना सीखे, और नहीं तो बैलों से चलने वाला एक ऐसे भी हल बनाए हैं, उसके ऊपर बैठ के भी चला जा सकता है। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। हमारे मन में भाव आना चाहिए हमें बैलों से खेती करनी है। 3 साल में भले ही आपका अन्न उत्पादन, फल उत्पादन कम हो, इस पद्धति से 3 साल बाद अवश्य बढ़ेगा। तो आपका बहुत सारा पैसा भी बचेगा और इससे अधिक होगा। जैसे गन्ना का मैंने उदाहरण दिया राकेश जी का, वो ताजा गोबर पानी में घोल के, गुड़ घोल के जितना उत्पादन लेते उतना कोई भी रासायनिक खाद से नहीं ले सकता। तो आपके पैसा भी बचेगा, खाद का पैसा बचेगा और उपज से पैसा अतिरिक्त मिलेगा। आपस में वस्तुओं के विनिमय से व्यवहार करना, पैसे की नोटों की कम से कम प्रचलन में लाना उनको, तो आप स्वावलंबी बनेंगे। और बाकी फसल के बारे में दूसरी जानकारी आप उन्हीं से ले सकते हैं। ये कृषि के विषय में, क्योंकि मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूं, आप उनसे पूछ सकते हैं।